हेलो एवरीवन। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज योर सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में हमने करना क्या है। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी आपने पढ़ चुके हैं। इक्वेशंस, डेरिवेशन सब हमने देख लिया। और एक चीज हमने और देखी थी, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, हालांकि कैटलिस्ट जो टॉपिक था पिछले चैप्टर से, वो रिमूव कर दिया गया है अभी के लिए, इस साल के लिए। बट स्टिल वी नो दैट कि अगर इफ वी ऐड सम कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन इट विल स्पीड अप द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करेगा अगर आप कोई कैटलिस्ट उसमें डालते हैं। ठीक है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, लाइक कोई सॉलिड है, कुछ मान लो कोई मेटल है। जनरली कुछ मेटल्स जो है, ट्रांजिशन जो मेटल्स होती हैं, वो आपकी कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। तो अगर मान लो कोई मेटल है, जरूरी नहीं है कि हर मेटल हर रिएक्शन में कैटलिस्ट हो। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। ठीक है, तो हमने अब ये देखना है कि अगर जो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में रेट को स्पीड अप कर रहा है, तो उसका रोल क्या है, एक्चुअल वो कर क्या रहा है। ठीक है, उसका स्पीड अप का रोल क्या है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो फिनोमिना हमने पढ़ना है, सरफेस पे जो फिनोमिना होता है, दैट इज योर एडजॉर्प्शन। इट इज एडजॉर्प्शन। डी है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, डी है। देखो यहाँ पर डी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो होता क्या है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। एक्चुअली देखो, मान लो ये जो मैंने ग्रे लाइंस शो की है, सपोज करो ये किसी भी सॉलिड का सरफेस है। ठीक है, जो सरफेस होता है, हालांकि हमको तो सिंगल स्मूथ दिखता है या इरेगुलर दिखता है, जो भी दिखता है हमको तो नॉर्मल दिखता है। बट एक्चुअली अगर आप स्टडी करो किसी भी सरफेस को, तो कोई भी सरफेस थिन लेयर से बनता है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स बनेंगी। अगर कोई थिन लेयर का रिपीटिशन होता है, देन तब जाके कोई सरफेस क्रिएट होता है। तो आप किसी भी सरफेस को एक थिन लेयर का कॉम्बिनेशन अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये जो मैंने ग्रे लाइंस शो की है, तो ये कोई थिन लेयर्स है जिससे मिलकर आपका सरफेस बना है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक क्या है, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक मतलब ये आपके कोई एड्सॉर्बेट है। एड्सॉर्बेट, ठीक है, एड्सॉर्बेट मतलब जो एड्सॉर्ब होने आया है। ठीक है, सिमिलरली ये ग्रे लाइंस क्या है, ये आपकी एड्सॉर्बेंट है। ओके, एड्सॉर्बेंट मतलब जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एड्सॉर्बेट है और ये एड्सॉर्बेंट है। ओके, क्या अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि डेफिनेशन देख लीजिए। एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption। ठीक है, तो सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो जाना किसी मॉलिक्यूलर स्पीशीज का, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना। ठीक है, rather than in bulk। बल्क क्या होता है बच्चे, देखिए सपोज करो ये लेयर्स है, मैंने 4 लेयर से बनाया ना, अभी अज्यूम करो। तो जैसे ये इनिशियल जो लेयर है, फर्स्ट 2 लेयर्स है, तो ये इसकी मतलब सरफेस लेयर्स हो गई। ठीक है, अगर जब मैं नीचे बॉटम में जाऊंगी, जो सबसे लास्ट लेयर है या लास्ट सेकंड लेयर है, ये आपकी बल्क कहलाएगी। ठीक है, बल्क मतलब जो नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है, बॉटम की तरफ है। ठीक है, ओके, तो बल्क तक नहीं जाते। ये जो इसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ है ना, मान लो ये ब्लैक कलर की जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स मैंने बनाए हैं, सपोज दीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब यहाँ पर एड्सॉर्ब हुए हैं, ये सिर्फ इनिशियल लेयर्स तक रहेंगे, नीचे की लेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो टेंडेंसी है इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन का, वो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तभी तो ये यहाँ पर सरफेस की स्टार्टिंग तक रहेंगे, नीचे तक ही नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अभी हम इसको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम नॉर्मली लेके चलेंगे। ओके, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है। ठीक है, क्ले, कलर्ड्स, मेटल्स फाइनली डिवाइडेड स्टेट में। ठीक है, मेटल्स जो आपने बहुत फाइनली डिवाइड कर रखी हैं, ये सब आपके कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, एक मिनट, जस्ट मिनट, ये गड़बड़ कर रहा है, बार बार फिर से आ रहा है। नाउ
अब देखिए यहाँ पर एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है ऑर्गेनिक डाई का आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ यस, आपने ऑर्गेनिक डाई का कोई सॉल्यूशन लिया, सपोज करो मिथिलिन ब्लू आपने सॉल्यूशन ले लिया। अगर आप इसके अंदर एनिमल चारकोल ऐड कर दीजिए, एनिमल चारकोल मतलब जो एनिमल की बोन से बना होता है, ठीक है, ओके, एंड उस सॉल्यूशन को आप प्रॉपरली शेक करें तो आप ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर था वो कलर अब कलरलेस हो गया, मतलब जो ब्लू कलर था पहले सॉल्यूशन का, मिथिलिन ब्लू ऐड आपने किया है, तो एनिमल चारकोल को डालने के बाद, उसको शेक करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर आपने लिया, इसको आपने बिट्स ऑफ एनिमल चारकोल पर पास किया, ठीक है। शुगर जो रॉ शुगर आपने लिया है अक्सर वो आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, और जो घर में हम शुगर यूज करते हैं आपने देखा होगा वो थोड़ा व्हाइट या ट्रांसपेरेंट से कलर में रहती है, ठीक है। तो उसको कलरलेस कैसे किया हमने उसमें एनिमल चारकोल ऐड किया। तो ये जो चीजें हो रही है ना कि मिथिलिन ब्लू का कलर कलरलेस हो गया, या फिर जो आपकी रॉ शुगर थी वो कलरलेस या ट्रांसपेरेंट में आ गई है, वो इसलिए हुआ है कि जो भी इम्प्योरिटीज या जो भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट था जिसकी वजह से वहां पर वो कलर शो कर रहा था वो अब एड्सॉर्ब हो गया है एनिमल चारकोल के ऊपर, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो एक और टर्म आई है डिसॉर्प्शन, एक तो पढ़ा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स अगर किसी सरफेस पर रिटेन कर जाएं, एक्यूमुलेट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं किसी सॉलिड की सरफेस पर और बल्क में ना जाएं, सिर्फ सरफेस तक ही उनका इंटरेक्शन रहे, वो एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन आपका उल्टा है, एड्सॉर्प्शन का उल्टा है कि अगर आप किसी एड्सॉर्ब सब्सटेंस में से, ठीक है ना, एड्सॉर्ब सब्सटेंस क्या होगा जो किसी सरफेस से इंटरेक्ट कर चुका है, अब उसको आप वहां से रिमूव कर रहे हैं, उसको जो रिमूव करना है सरफेस से जो एड्सॉर्ब हुआ है उसको प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ शो करती हूँ आपको। अभी डिसॉर्प्शन देखो ये जो हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये जो ग्रे लेयर्स हैं ये क्या है, ये किसी सरफेस की लेयर्स हैं जिनसे मिलकर कोई सरफेस बना है, ठीक है। अब ये जो मैंने रेड और पिंक कलर के छोटे छोटे आपको स्फीयर दिख रहे हैं, ये आपके कोई एटम या मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ पर आकर इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये भी देखो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इनिशियल लेयर्स तक ही लिमिटेड है, नीचे बल्क में कोई मॉलिक्यूल नहीं गया है। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, ये एड्सॉर्प्शन है, डी वाला एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। अगर मैं किसी भी तरीके से किसी भी प्रोसेस से ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर सरफेस से लग गया है, इनसे इंटरेक्ट कर गया है, इसको यहाँ से बाहर निकाल दूँ, रिमूव कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। अब देखो डिस्टिंक्शन करना है आपने एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन जो टर्म है वो आपने काफी बार सुनी होगी कि फलाना एब्जॉर्ब हो गया, फलाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लाइक यू वियर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज, क्योंकि जो कॉटन होता है फैब्रिक वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, ओके। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, आई एम टेलिंग यू, एब्जॉर्प्शन होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है किसी भी सब्सटेंस का अगर किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आ गया है, जैसे वो भी लेयर से बना है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस तक लिमिटेड नहीं रहते, वो नीचे बल्क की तरफ भी मूव करेंगे। देखो लास्ट लेयर्स तक भी ये मॉलिक्यूल्स आपके गए हैं, तो ऐसा जो प्रोसेस होगा वो आपका एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, बी वाला, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जहां पर मॉलिक्यूल्स आपके बल्क तक जाएं, और एड्सॉर्प्शन जहां पर मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस तक ही लिमिटेड रहे, ठीक है, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल पूछूं कि क्या एग्जांपल रहेगा, ठीक है, देखो वो कह रहा है कि अगर आपने कोई चॉक की स्टिक, ठीक है, डिप कर दी है इंक में, चॉक की स्टिक को अगर आपने इंक में डिप किया है तो आप देखोगे कि जो चॉक का सरफेस है वो इंक का जो भी कलर होगा
उस कलर में आ जाएगा। मतलब अगर व्हाइट चौक है, अगर आपने ब्लू कलर की इंक में डिप किया है तो आप क्या देखोगे, डिप करने के बाद उस चौक का जो सरफेस है वो भी ब्लू हो गया है। वो ब्लू क्यों हुआ है, अच्छा वो भी मैं बताऊंगी। अगर अगर इसी चौक को आप बीच में से काटो या तोड़ दो, ठीक है, आप देखना और तोड़ के देखो, तो ये जो चौक है अंदर से व्हाइट ही रहेगा, ये अंदर से ब्लू नहीं हुआ है। आपने पूरे चौक को इंक में डिप किया था, बट सिर्फ चौक जो था आपका, चॉपस्टिक थी जो आपकी, उसका सिर्फ सरफेस पर कलर आया, बल्क अंदर की तरफ कलर नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो थे इंक के, वो सिर्फ सरफेस से ही इंटरेक्ट कर पाए हैं, बल्क तक नहीं गए हैं। बल्क तक कब कैसे जाते बच्चे, अगर आप उसे अंदर से काटते ना, अगर अंदर से भी पूरा चौक जो स्टिक है आपका वो ब्लू हो जाता, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल जो है वो बल्क तक गया है। ठीक है, ओके। नाउ ये जो प्रोसेस है ये दैट इज योर एब्जॉर्प्शन, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जांपल फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जो आपके वाटर वेपर्स, आपने सिलिका जेल आपने रखा है, अक्सर हम किसी कोई रिएक्शन करते हैं और हमें वो जो रिएक्शन है वो एनहाइड्रस मीडियम में करनी होती है। एनहाइड्रस मीडियम मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो व्हाट वी विल यूज सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड अक्सर हम यूज करते हैं। तो आप देखोगे कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, आपको मैं बता दूं, कैल्शियम क्लोराइड पर वाटर के वेपर्स एब्जॉर्ब होते हैं, समझ रहे हो ना, एब्जॉर्ब। जबकि सिलिका जेल पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होते हैं। आप सरफेस दो अलग अलग है ना, एक सिलिका जेल है, दूसरी चीज हमने क्या ली है, कैल्शियम क्लोराइड लिया है। दोनों का काम है पानी को या मॉइस्चर जो है उसको रिमूव करना। ठीक है, जो एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बट देयर जो फिनोमिना दोनों केसेस में हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन किस केस में है, एब्जॉर्प्शन आपका क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के केस में एब्जॉर्प्शन है, और एब्जॉर्प्शन सिलिका जेल में। अब आप खुद सोचो कि ज्यादा मॉलिक्यूल किसने एब्जॉर्ब किए होंगे, कैल्शियम क्लोराइड ने या फिर सिलिका जेल ने। डेफिनेटली जो एब्जॉर्प्शन होता है, जहां पर आपके मॉलिक्यूल्स बल्क तक जाते हैं, वहां पर बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर मॉइस्चर रिमूव करने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सिलिका जेल पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है। या फिर पूछ लेंगे कि जो आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये पानी के साथ क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एडजॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पर, अगर आपका ऐसा हो कि वो एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उस टर्म को हम कहते हैं सॉर्प्शन। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन पढ़ा है ना, डिसॉर्प्शन क्या था, एडजॉर्ब का मॉलिक्यूल्स को उस सरफेस से रिमूव करना। जबकि सॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन है आपका अगर दोनों प्रोसेस आपके एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हों, ठीक है, तो वो आपका सॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, कोई आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना एक सर्कल, ये आपका कोई सपोज करो मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ है, ये बड़े वाला जहां पर मेरा ये एरो मूव कर रहा है, ये एब्जॉर्ब हुआ है। अब देखो, जैसे ये एब्जॉर्ब हुआ है, इसके आसपास और भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे जिससे इनका इंट्रैक्शन होगा, है ना। सपोज करो इसकी जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं ये पर्पल स्फीयर्स हैं। ठीक है, ये इसकी सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपका एटम या मॉलिक्यूल व्हाटएवर ये है, यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं सराउंडिंग मॉलिक्यूल से, ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग मॉलिक्यूल से मे बी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस आपकी लग सकते हैं। जनरली अट्रैक्टिव ही लगेंगे तभी वो एब्जॉर्ब हुआ है, अगर रिपल्सिव लगते तो नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कोई अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्पल और इस ब्लैक मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, बट ये जो पर्पल स्फीयर्स हैं, पर्पल मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों तरफ से इसको सिमेट्रिकली सराउंड किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना ये ऊपर वाला एब्जॉर्ब कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा होगा इस ब्लैक वाले को, उतना ही ये नीचे वाला भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली जितना ये इधर राइट वाला कर रहा होगा, उतना ये लेफ्ट वाला कर रहा होगा, है ना।
सिमिलरली जैसे ये कर रहा होगा वैसे ये कर रहा होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, एंड सिमिलरली दिस वन, ठीक है। तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर, आपने देखा कि जो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, वो चारों डायरेक्शन से लग रहे हैं, चारों मतलब इन फ्रॉम एवरी डायरेक्शन से लग रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फील कर रहा है, ठीक है। ये तो हुई किस मॉलिक्यूल की बात, जो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, जो बल्क तक गया है उसकी बात कर रही हूँ। सपोज करो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी रहा होगा जो सरफेस तक ही गया है, मतलब जो सिर्फ एड्सॉर्ब हुआ है, जो बल्क में नहीं गया है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे गया रहा है, देखो इसको मैंने यहाँ पर, देखो ये ब्लैक वाला यहाँ पे जो एरो है ये सरफेस वाला है। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे, वो नीचे से लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, नीचे से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, ये लग रहे हैं क्योंकि नीचे इसके क्या है, लिक्विड फेस है, इस बॉक्स में क्या है, लिक्विड है, जो जहां भी रिएक्शन हो रही है। अब इसके ऊपर, इस बॉक्स के बाहर क्या है, इस बॉक्स के बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है, एटमॉस्फेयर है खुला, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, है ना, लिक्विड फेस में जहाँ रिएक्शन हो रही है वो तो इस बॉक्स के अंदर ही अंदर है, ऊपर तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होगा यहाँ पर जो इसे अट्रैक्ट करे। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ है, इसे सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल से ही या फिर साइड वाले मॉलिक्यूल से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब देखो यहाँ पर ये जो है मॉलिक्यूल, इसको इधर से भी अट्रैक्शन है, इधर से भी अट्रैक्शन है, इसको नीचे से अट्रैक्शन है बट इसको ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं है, जैसे इस केस में था ना, नीचे से भी था ऊपर से था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है, अट्रैक्शन कहाँ से होगा। सिमिलरली नीचे से अट्रैक्शन है, ऊपर से कुछ नहीं है, यहाँ भी नीचे से अट्रैक्शन है, ऊपर से कुछ नहीं है, तो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, जबकि जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ था उसको हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिल रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज व्हाई उसको नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो ही रहेगा, ऑलमोस्ट वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, पॉइंट इज दैट। बट जबकि ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पर, इसका जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऊपर मॉलिक्यूल है ही नहीं, नीचे जो मॉलिक्यूल होंगे वही तो अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पर, इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी नीचे की तरफ जाने की, ठीक है, सॉल्यूशन के बेस की तरफ जाने की इसकी टेंडेंसी रहेगी क्योंकि जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स हैं वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सरफेस पे पार्टिकल रहेगा वो नॉट ऑल साइड से सभी एटम से सराउंडेड नहीं है, जिसकी वजह से वो पोजेस करेगा एक अनबैलेंस और रेजिडुअल फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे से नहीं है, तो अनबैलेंस फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करेगा, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। नाउ एक बात और समझ लीजिए कि extent of adsorption increases with increase, एक मिनट, okay, the extent of adsorption increases with the increase of surface area per unit mass of the adsorbent, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्बेंट का किसी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पर, उतना ज्यादा ही एड्सॉर्प्शन होगा। अगर आपको याद ना हो एड्सॉर्बेंट क्या था, एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और एड्सॉर्बेट क्या था, एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो बाहर से किसी सरफेस, बाहर से किसी सब्सटेंस के सरफेस पर आकर बैठ गया है, ठीक है, या उससे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे वो मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए थे ना, ब्लैक कलर के जो स्क्वायर्स दिखाए थे वो एड्सॉर्बेट थे, और जो लेयर से बनाकर मैंने सरफेस दिखाया था वो एड्सॉर्बेंट था, ठीक है, क्लियर। नाउ तो एक्सटेंट जो एड्सॉर्प्शन का रहेगा वो इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया के साथ, जितना ज्यादा एड्सॉर्बेंट का सरफेस रहेगा उतना ज्यादा ही एड्सॉर्प्शन रहेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, आपको भी पता है, ली चैटलर प्रिंसिपल रोल में आ जाता है। नाउ ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन क्या होता है, अगर कोई चीज एड्सॉर्ब हो रही है किसी सरफेस पर, तो देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, ठीक है। जो सरफेस पर फोर्सेस लग रहे हैं, है ना,
उनमें हमेशा एक रेजिडुअल डिक्रीज आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई चीज आकर बैठ गई है, ठीक है। उससे क्या होगा, तो देर इज इनवेरिएबल एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। मतलब ये जो अगर फोर्सेस डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है ना, सिस्टम स्टेबलाइज होने का मतलब है एनर्जी का डिक्रीज होना, तो एनर्जी डिक्रीज होगी, तो डेल्टा एच ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, और द अमाउंट टू डिक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखो एंट्रोपी नेगेटिव कैसे हुई, जो मॉलिक्यूल पहले फ्री घूम रहा था एयर में, अभी वो किसी सरफेस पर आकर बाउंड हो गया है, अब उसका सरफेस से कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से वो बाउंड हो गया है। नाउ दैट मॉलिक्यूल इज नो मोर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, ठीक है, तो मतलब और एंट्रोपी होता क्या, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जो जितना ज्यादा रैंडम है, फ्री है, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। अगर कोई चीज फ्री नहीं है, बाउंड हो रही है कहीं पर किसी फोर्स से वजह से, इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर डेल एच तो नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि कुछ आपके रेजिडुअल फोर्सेस थे सरफेस पर, वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और आपका जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब डेल एच आपका नेगेटिव है, ठीक है। और डेल एस नेगेटिव क्यों है, डेल एस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो उसकी एंट्रोपी है एड्सॉर्ब होने के बाद उसकी वो डिक्रीज कर गई है, क्योंकि अब नो मोर रैंडमनेस वहां पर रहा नहीं है। मॉलिक्यूल जो पहले रैंडम इधर उधर घूम रहा था, अब वो रैंडमली इधर उधर नहीं घूम रहा है, ठीक है। नाउ फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक चीज हमें चाहिए, डेल जी जो है अपन नेगेटिव होना चाहिए। डेल जी नेगेटिव मतलब पता है ना, गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपका नेगेटिव होना चाहिए। और डेल जी का फॉर्मूला क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। अब डेल एच क्या था, चेंज इन एंथैल्पी, टी इज योर टेम्परेचर एंड डेल एस योर चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जब सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है, अगर वो नेगेटिव में रहती है, तभी किसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अगर एड्सॉर्प्शन की हमने गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज स्टडी किया, तो हमने अगर देखा कि अगर वो नेगेटिव कब आएगा, जब डेल जी अगर नेगेटिव होगा तभी वो एड्सॉर्प्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब खुद ब खुद होगा, ठीक है, अदरवाइज वो खुद ब खुद नहीं होगा। अब देखो डेल जी नेगेटिव कैसे आ सकता है, यहाँ पे दो टर्म है, एक डेल एच है, दूसरी क्या है, टी डेल एस। अब एक देखो टी डेल एस के आगे नेगेटिव साइन है ना, टेम्परेचर तो नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है, जनरली हम टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव ही लेंगे। नेगेटिव टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, मतलब 273 तक तो आपका 0 केल्विन तक तो आप ले सकते हो ना, उससे नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। केल्विन स्केल आपका 0 से 100 रहता है, तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। जबकि डेल एस जो है वो आपको मैंने भी बताया, डेल एस आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज कर गई है, मॉलिक्यूल अब फ्री नहीं है। डेल एस नेगेटिव है और इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। डेल एस नेगेटिव साइन ले रहा है और इसके आगे ये नेगेटिव जो डेल एस है, ये जो डेल एस है नेगेटिव जो है, ये फर्दर एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब जो टी डेल एस की टर्म है ये पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। ये जो टी डेल एस की टर्म है, डेल एस के बाद जो माइनस टी डेल एस है, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, पॉजिटिव आ गई। अब ये जो वैल्यू ये तो पॉजिटिव है और हमें डेल जी चाहिए नेगेटिव, है ना, डेल जी हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब आपका डेल एच आपका इस वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव, मतलब मान लो जो टी डेल एस की वैल्यू है, मान लो -15 आ गई, टी डेल एस की वैल्यू -15 आ गई। अब ये -15 आगे, इससे आगे क्या साइन है, माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जो मेरा कहने का मतलब था। तो ये जो वैल्यू बन गई +15 बन गई, है ना। अब मेरा डेल जी नेगेटिव होने के लिए डेल एच पे क्या कंडीशन लगेगी, कि जो डेल एच है आपका वो 15 से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इट मे बी -16, इट मे बी -17, -18, सो, ठीक है, समझ रहे हो, उस वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो डेल एच हैज सफिशिएंटली हाई नेगेटिव वैल्यू एज -ts, ठीक है, जो टी डेल एस की वैल्यू है उससे ज्यादा
नेगेटिव वैल्यू डेल एच की होनी चाहिए, तभी जाकर आपका डेल जी जो है वो नेगेटिव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सोच रही हूँ आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।